हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे राजनीति में जाति। ठीक है, तो अभी हम जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे, लिंग के बारे में हमने देखा, धर्म के बारे में देखा और जाति के बारे में भी हमने देखा। और यह भी हम देख चुके हैं कि धर्म और लिंग तो हमें कई देशों में ये देखने को मिल जाता है कि भेदभाव है, बट यहाँ पे जो जाति का फंडा है वो सिर्फ हमारे ही कंट्री में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें राजनीति में कैसे इसे यूज करते हैं उसको समझेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये हमारा रह गया था, इसको पढ़ के थोड़ा समझते हैं कि यहाँ पे है क्या चीज। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि धर्म की सामाजिक और आर्थिक विविधता, यानी कि सॉरी, भारत की जो सामाजिक और आर्थिक या धार्मिक विविधता की हम बात करते हैं, तो इसमें है क्या कि जनगणना के प्रत्येक 10 साल बाद सभी नागरिकों को धर्म, यानी कि सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है। जनगणना आपको पता है कि प्रत्येक 10 साल बाद होती है। ठीक है, जो भी हमारी जनगणना होती है, अभी 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद अभी जनगणना नहीं हुई है, अब होनी है। ठीक है, क्योंकि 2021 चल रहा है, अब इधर जनगणना होगी क्योंकि 10 साल बाद ही जनगणना की जाती है। दिन तो इसमें क्या होता है कि जब भी जनगणना होती है तो नागरिकों के धर्म को भी दर्जा दिया जाता है। जनगणना विभाग के आदमी घर घर जाकर लोगों से उनके बारे में सूचनाएं जुटाते हैं, यानी कि जो भी जनगणना विभाग के मेंबर रहते हैं वो, आपको पता होगा कि घर घर आते हैं, यहाँ से आपसे पूछताछ करते हैं सारी चीज़ें कि आपके घर में कौन कौन है, क्या कैसे। ठीक है, तो सारी जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। दिन धर्म समेत सभी बातों के बारे में लोग जो कुछ बताते हैं, ठीक वैसा ही फॉर्म में दर्ज किया जाता है। ठीक है, एक उनके हाथ में फॉर्म रहता है और उसमें वो सारी चीज़ें दर्ज करते हैं। अगर कोई कहता है कि वह नास्तिक है या किसी धर्म को नहीं मानता, तो धर्म में भी इसे वैसे ही दर्ज कर दिया जाता है। और इस कारण देश के विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या और उनके अनुपात में आए किसी बदलाव के बारे में हमारे पास विश्वसनीय सूचनाएं हैं। ठीक है, यानी कि सरकार इसमें बता रही कि हमारे पास भारत में सारे डाटा रहते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से धर्म के हो, आप आस्तिक हो, नास्तिक हो। आस्तिक और नास्तिक का मतलब क्या होता है? नास्तिक का मतलब कि आप भगवान पे या किसी भी धर्म उसमें संप्रदाय में विश्वास नहीं रखते हो। और आस्तिक का मतलब होता है कि आप किसी भी धर्म को लेकर अपनी आस्था रखते हो, भगवान को मानते हो, तो आप आस्तिक हो। अदरवाइज नहीं मानते हो आप बिल्कुल भी, तो आप नास्तिक हो। ठीक है, तो यहाँ पे आस्तिक और नास्तिक जिस भी तरीके के लोग हैं, उन सबकी सूचनाएं जो भी है दर्ज की जाती हैं। और नीचे दिए गए पाई चार्ट से देश के 6 प्रमुख धार्मिक समुदायों की आबादी के अनुपात का पता चलता है, तो उसको अभी हम देखेंगे। दिन उसके बाद क्या होता है कि आज़ाद के बाद से प्रत्येक धार्मिक समूह की आबादी तो काफ़ी बड़ी है, पर कुल आबादी में उनका अनुपात ज़्यादा बदला है, यानी कि ज़्यादा नहीं बदला है। और प्रतिशत के हिसाब से यदि हम बात करते हैं तो 1961 के बाद से हिंदू, जैन और ईसाई समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से घटा है। ठीक है, यानी कि 1961 यानी 1961 से हम बात करें तो इसमें क्या हुआ है कि हिंदू, जैन और ईसाई समुदाय का जो हिस्सा है तो वो मामूली रूप से घटा है कहीं ना कहीं, जबकि मुसलमान, सिख और बौद्धों का हिस्सा थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक है, दिन आता है कि हम आम लेकिन यानी कि हम आम लेकिन भ्रांत धारणा यह है कि देश की आबादी के मुसलमानों का प्रतिशत इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे धर्म समुदाय उससे पीछे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति, इसे सक्चर समिति के नाम से जाना जाता है। जो प्रधानमंत्री के द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति है उसे सच्चर समिति के द्वारा जाना जाता है। ठीक है, तो इस नाम को याद रखिएगा। तो इसमें क्या हुआ है कि आकलन से स्पष्ट होता है कि मुस्लिम आबादी का अनुपात तो थोड़ा जरूर बढ़ेगा, लेकिन अगले 50 सालों में भी यह बढ़वार 3 से 4% तक ही रहेगी। इससे साबित होता है कि एक व्यापक फलक पर विभिन्न धर्म समुदायों के अनुपात में कोई बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला है। ठीक है, यानी कि इसमें बताया जा रहा है, जो सच्चर समिति है उसके द्वारा बताया जा रहा है, जो भी उसकी रिपोर्ट आई है, कि वहाँ पे बढ़ेगी। ऑब्वियस है कि जब जिसमें अभी हम बात कर रहे हैं तो आप जनगणना देखेंगे तो वहाँ पे जो शिशु मृत्यु दर है या मातृ मृत्यु दर है, इनमें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन अब यहाँ पे हम बात करें 1000 पे 33, 32, 16 जितने भी हो रहे हैं, तो काफ़ी कमी आई है, सुधार हुआ है, क्योंकि हमारा जो हेल्थ का है
है वो काफ़ी अच्छे से उसमें डेवलप हुआ है। इतना तो ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन हुआ है, ठीक है? कि यदि कोई बच्चा बीमार होता है तो वहाँ पे उसको सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाता है। पहले तो यदि बीमार हुआ तो कोई जो भी आयुर्वेदिक है आपके पास करो, अदरवाइज़ उसकी जान ही जानी होती थी, ठीक है? लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी व्यवस्थाएँ हुई है जिसके कारण इसमें बात की जा रही है कि आबादी बढ़ेगी। ऑब्वियस है कि जब जन्म लेंगे, क्योंकि जो मृत्यु दर है वो काफ़ी कम होती जा रही है, तो मृत्यु दर कम होगी तो वो जीवित रहेंगे। जीवित रहेंगे तो पृथ्वी का एक आधा टुकड़ा, या मतलब कि जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उसके भौगोलिक क्षेत्र का छोटा-सा हिस्सा उन्हें भी चाहिए, वो भी उनके अधिकारी होते हैं। और काफ़ी चीज़ें यदि वो धरती पे कोई भी इंसान आ गया तो उसकी ज़रूरतों की चीज़ें बहुत सारी होती हैं, एक अलग से उसकी सारी चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि वृद्धि तो होगी लेकिन 50 साल तो तक ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि वहाँ पे मतलब मुसलमान ज़्यादा हो जाएँगे या हिंदू ज़्यादा हो जाएँगे या ईसाई, मतलब ठीक है, इनमें बढ़ते-घटते रहेंगे, कुछ जी रहे हैं तो कुछ मर रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है? और यही बात प्रमुख जाति समूहों पर भी लागू होती है। जनगणना में सिर्फ़ 2 विशिष्ट समूहों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की, यानी एसटी और एसटी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है? की गिनती अलग से दर्ज की जाती है। इन दोनों बड़े समूहों में ऐसी सैकड़ों जातियां और आदिवासी समूह शामिल हैं जिनके नाम सरकारी अनुसूची में दर्ज है। यानी कि एसटी और एसटी में कई सारे जाति समूह आते हैं, ठीक है? तो ये सारी उस सूची में दर्ज रहते हैं। इसी के चलते इनके नाम के साथ अनुसूचित शब्द लगाया गया है। अनुसूचित जातियों में जिन्हें आमतौर पर दलित कहा जाता है, ये वर्ड आप कहीं पे नोट कर लीजिए, ठीक है? अनुसूचित वर्ड ये क्यों लगाया गया है, यानी कि हम इसमें शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कहते हैं तो क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये पूरा इनमें 10 जो भी अनुसूची है उसमें सरकारी जो अनुसूची है उसमें दर्ज है। अनुसूची तो इस वजह से इनको कहा जा रहा है। और यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, हम एक बार क्वेश्चन भी सॉल्व आपको करा चुके हैं, वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है? कि दलित को सरकारी शब्दों में क्या कहते हैं? तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, इसलिए आप याद रखिएगा। इसमें क्या है कि अनुसूचित जातियों में उन्हें आमतौर पर दलित कहा जाता है। जिसे हम दलित कहते हैं उसी को गवर्नमेंट जो अपनी लैंग्वेज में कहती है अनुसूचित जाति का दर्जा देती है। सामान्यतः वे हिंदू जातियां आती हैं जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता है, यानी कि ये हिंदू जातियां ही हैं। हम बहुत दिनों से चिल्ला रहे थे जाति के अंदर जाति है, ये हिंदू जातियां ही है, लेकिन जिसे हिंदू जाति में अछूत माना जाता है, ठीक है? तो उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। इन जातियों के साथ भेदभाव किया जाता है और इन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। अनुसूचित जातियों में जिन्हें आमतौर पर आदिवासी कहा जाता है, वे जो अनुसूचित जाति है यानी कि जनजाति, ठीक है? जाति में क्या आ गया? पिछड़े वर्ग वाले जो है दलित, ठीक है? उन्हें हम क्या कहेंगे? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो दोनों को ही याद रखना है। तो अनुसूचित जनजाति में क्या आता है? जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, इसमें आता है कि आदिवासी, जो भी आदिवासी कैटेगरी के होते हैं, जो भी जंगलों में रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? यानी कि अ, क्या अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, ठीक है? वे समुदाय शामिल हैं जो अमूमन पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहते हैं और इनका बाकी समाज में ज़्यादा मेल-जोल नहीं होता है। 2001 में क्या होता है कि देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा 16.2% और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.2% था, ठीक है? यानी कि 2002 की यदि हम 2001 के जनगणना की यदि हम बात करते हैं, तो आज भी कई जगह पे दो इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो 2001 की जनगणना को ही आधार माना जाता है कई जगहों पे, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होता है कि अनुसूचित जातियाँ जो थी तो इनका हिस्सा और अनुसूचित जनजातियों को, तो अनुसूचित जातियों का या शेड्यूल कास्ट का जो हिस्सा था वो केवल था 16.2% था, ठीक है? और अनुसूचित जातियों का हिस्सा था 8.2% था। और उसके बाद जनगणना में अभी तक अन्य पिछड़ी जातियों की गिनती नहीं की जाती। इनकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में की थी और पूरे देश में इनकी आबादी कितनी है इस बात को लेकर कोई एक स्पष्ट अनुमान नहीं है, ठीक है? तो पिछड़ी जातियों यानी कि पिछड़ी जातियों में जो भी
आते हैं। अब जो भी पिछड़ा हुआ है, ठीक है, वर्ग जो भी पिछड़ा हुआ है उसे हम पिछड़ी जाति कहते हैं। तो यहाँ पे इसमें बताया जा रहा है कि उनकी गणना नहीं की जाती है। देन उसके बाद यहाँ पे आता है कि इस बात को लेकर कोई स्पष्ट अनुमान भी नहीं है, और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2004-2005 का अनुमान है कि इनकी आबादी करीब 41% है। इस प्रकार मुल्क की आबादी में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों का हिस्सा लगभग 2/3 तथा हिंदुओं की आबादी का लगभग 3/4 है। यानी कि ये सबको हम मिला लें, हम बात करते हैं SC ST OBC, जिसे हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे OBC कैटेगरी में भी कई सारे लोग आते हैं। तो इनमें क्या होता है कि अभी तक हालांकि इनकी जनगणना में जो भी है गणना नहीं की जाती है। थोड़ा सा इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस पर कोई स्पष्ट मत नहीं, बस एक अनुमान लगाया जा रहा है कि मतलब 41% लगभग है, ठीक है, टोटल आबादी का। तो यहाँ पे हमने देखा कि यदि हम अनुसूचित जातियों और जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्गों की बात करते हैं तो लगभग 2/3 है, ठीक है। और हिंदुओं की आबादी का लगभग ये लोग कितने हैं, तो 3/4 हैं। यानी कि 3/4 कर दे और या को 2/3 करे, 2/3 या 3/4 है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इस ग्राफ में देखिए कि भारत में विभिन्न धार्मिक समूहों की आबादी 2001 की बात करें, हिंदू टोटल 80%, यानी कि 80.5% हिंदू हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुसलमान कितने हैं, 13.4% है। ईसाई धर्म की हम बात करते हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले जो भी हैं 2.3% है। और सिख की बात करें 1.9% है। और यहाँ पे अन्य जो हैं, अन्य की यदि बात की जाती है तो अन्य में शामिल जैसे बौद्ध 0.8%, जैन 0.4%। इसमें यह है कि मतलब इतने लोग जैन धर्म को मानने वाले हैं, इतने लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, और इतने परसेंट लोग टोटल आबादी का, पूरे इंडिया की बात की जा रही है, यहाँ पे पाकिस्तान की बात नहीं की जा रही, ओनली आज़ाद भारत की बात की जा रही, ठीक है। तो इंडिया में हम बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से है, तो जिसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुसंख्यक यदि कोई है तो वो है हिंदू। अभी भी बहुसंख्यक इंडिया में हिंदू ही रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद है अन्य धर्म, और यहाँ पे अब इसमें कोई शक भी नहीं है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन तो आपको पता ही है कि किस आधार पे हुआ था। तो यदि हम बहुसंख्यक हिंदू कहते हैं तो इसमें कोई गलत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि धर्म के आधार पर ही इनका हुआ था, हिंदू और मुसलमानों में ही बंटवारा हुआ था। देन या ये जो दिया गया आपको है वो 2001 की जनगणना है, अभी फिर आने वाली है, जब भी आएगी। अभी कोविड-19 की वजह से सारा कुछ गड़बड़ चल रहा था, लेकिन अब 2021 में हो सकता है कि जनगणना हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसका भी डाटा हमें पुरानी जनगणना का तो अच्छे तरीके से याद ही रहना चाहिए। लिंगानुपात क्या है इसमें हम बात करते हैं तो शिशु मृत्यु दर कितनी है, मातृ मृत्यु दर कितनी है, जन्म दर कितना है, साक्षरता कितनी है, टोटल साक्षरता कितनी है, उसके बाद महिलाओं की उनमें से साक्षरता कितनी है, पुरुषों की साक्षरता कितनी है, अनुसूचित जाति जनजाति, इन सब के बारे में हमें चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। और अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया की भी जाननी पड़ेगी, और अपने स्टेट की भी प्रॉपर सारी चीज़ें हमें जाननी होगी, ठीक है। तो उस पर भी थोड़ा आप ध्यान बनाए रखिएगा। अब हम आते हैं कि अब राजनीति में जाति क्या करती है, क्या इसका रोल है। तो शहरीकरण का मतलब तो आप समझ चुके हैं कि ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों की ओर बसना, ठीक है। तो ये वर्ड कल ही आ गया था और इसको हम देख चुके हैं। इसमें यदि हम बात करते हैं तो क्या होता है, सांप्रदायिकता, यानी कि सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। और इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं तथा दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता। यानी कि इनके जो भी ये जातिवाद का सिस्टम चल रहा है, इधर इनके हित एक जैसे होते। सांप्रदायिकता में हमने देखा कि अपने ही धर्म को प्रायोरिटी देना, दूसरे वालों को बुराई करना, अपनों को तो मानो बेहतर है लेकिन दूसरों की बीच में टांग मत अड़ाओ, वो भी अच्छा ही है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करते यदि, तभी सांप्रदायिकता जन्म लेती है। और यहाँ पे वही है कि आप अपने जाति धर्म को मानो, बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरों पे आप जाके टांग अड़ाओ, ये सही नहीं है। और तभी यदि कोई ऐसा करता है तो जातिवाद फिर हमें समझ में आता है कि अब वरना आप घर के अंदर कुछ भी करो, किसी को क्या दिक्कत होने वाली है। आप चाहे घर के अंदर जो भी मन करे, आप जिस भी धर्म को मानो, आज हिंदू को मानो, कल मुस्लिम धर्म को मानो, परसों ईसाई धर्म को मानो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर के बाहर
जब आप समाज में निकलते हो वहाँ हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो यदि कुछ अपने ही मतलब एक मेन टारगेट किया जाता है कि बस हम इसी को देंगे, महत्व देंगे, ये वो, तो यहाँ पे फिर दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि जैसा कि हमने सांप्रदायिकता के मामले में देखा है कि यहाँ पे यानी कि देखा यह मान्यता हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं होती। हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, लेकिन यही एकमात्र या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। और राजनीति में जाति अनेक रूप से मतलब अनेक रूप ले सकती है। अब राजनीति में जाति कैसे अनेक रूप ले सकती है, सो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं, यानी कि जो पार्टियां होती हैं, थोड़ा ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं ध्यान से समझिएगा कि जो पार्टियां होती हैं, ठीक है, पार्टियों में आपको पता है कि हर एक पार्टी से कुछ जो भी मतलब उनकी संख्या रहती है उस हिसाब से उम्मीदवार चुने, मतलब उम्मीदवारों को सीटें मिलती हैं पहले, ठीक है। तो वहाँ पे फिर उसके बाद कोई एक ही जीत के आता है। तो इसमें क्या होता है कि जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं, तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का मतलब हिसाब ध्यान में रखती हैं, ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाए। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाए। और उसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि इसमें यदि आए दूसरा पॉइंट, यानी पहला पॉइंट हमारा क्या होता है कि जब भी किसी को सीट दी जाती है तो पहले देखा क्या जाता है कि किस जाति समूह में ज़्यादा संवेदनशील लोग हैं, कहाँ पे हमें ज़्यादा वोटें मिल सकती हैं। ऐसे नहीं कि किसी को भी आप दे दो, ठीक है, वहाँ पे भी उनको देखना पड़ता है, क्योंकि उनकी पार्टी का सवाल होता है। यदि आपके इलाके में आपको सपोज मिल गया, यानी कि वहाँ से सीटें मिल जाती है बीजेपी से, कांग्रेस, जिस भी पार्टी से, मान के चलिए कि आप किसी पार्टी के मेंबर हैं, जितनी भी इंडिया में पार्टी, किसी भी एक पार्टी के मान लीजिए, ठीक है। अब जब पार्टी के मेंबर हैं आप, वहाँ से सिर्फ क्या करना है, चाहे तो बहुत लोग रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जाति धर्म के लोग हैं, सब चाह रहे हैं, लेकिन फिर जो पार्टी वाले हैं वो ये देखेंगे कि उस इलाके में आप भी हैं, आपके जैसे कई सारे लोग हैं जो कि सीटें चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब देखा जाएगा कि किस व्यक्ति का वहाँ पे वर्चस्व ज़्यादा है, किस व्यक्ति का किस जाति समूह से आता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे जाति समूह का भी। हम कहते हैं कि मतलब कहीं पे भी एक हम गांव के ग्राम पंचायत का ही चुनाव ले लें, वहाँ पे ही बोला जाता है कि आज तक कभी इसकी सरपंची नहीं आई, उसकी नहीं आई, उसकी नहीं आई, मतलब ऐसी चर्चाएं होती रहती हैं, ठीक है, आम बात है। तो इसलिए वहाँ पे ये भी बहुत बड़ा इशू है। तो इसको करने के लिए भी थोड़ा बहुत वो इधर उधर का देखेंगे, उसके बाद ही देंगे, वरना उनकी पार्टी का नाम भी डूब सकता है, ठीक है। यदि आपको दे रही है, आपके पास कोई भी वोट नहीं है, यानी ना तो आपको वर्चस्व अच्छा है, ना तो आपकी जाति व्यवस्था मतलब उस जाति से आते हो जहाँ की ज़्यादा लोग हों, ज़्यादा सपोर्टिव लोग हों, आपको सपोर्ट करें, तो ऐसा भी नहीं है कुछ, क्योंकि हम जाति के आधार पे भी बोल सकते हैं ना कि भैया हम इस जाति के हैं। अब हर बार तो उसकी आती थी, इस बार तो अपनी जाति को ही वोट देना है, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जातिवादी वाले। तो अब तो अपने ब्राह्मण को ही या क्षत्रिय को ही जिताना है, ठाकुर को ही जिताना है, या कि बहुजन समाज पार्टी को ही जिताना, जो भी जिनकी होती है वो उस पर थोड़ा कुछ ज़्यादा फोकस करते हैं। वही जो मैंने आपको बताया था कि यदि आप मम्मी से प्यार करते हो तो इसको लाइक और शेयर करो, ठीक है। तो हमारा प्यार तभी झलकता है जब हम लाइक और शेयर करते हैं, अदरवाइज नहीं झलकता है। तो वही इसमें भी राजनीति में भी अपनाते हैं कि यदि आप सच्चे, मतलब जो भी हो, ठीक है, जितनी भी जातियां होती हैं, तो अब किसी का एक का नाम लूंगी तो कई सारी जातियों का अनादर हो जाएगा। इसलिए आप समझ लीजिए, कोई भी जाति हो तो उसमें बोला जाएगा कि आप एक्स वाई जाति से यदि बिलोंग करते हो, तो तभी आपको पता चलेगा कि हाँ आप सच्चे वाले यही हो। जो भी एक्स वाई जातियाँ होंगी तो वहाँ पे आप इसी को वोट देना। नेता कैसा भी हो, इस बार तो अपनी जाति वालों को ही जिताना, जीते चाहे ना जीते, लेकिन हमारी वोट तो इस पे ही जानी चाहिए। और ये कई जगह पे आप लोग बड़े बड़े हो गए हैं, यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें कॉमन है, जब मैं एक लड़की हो कि इतनी सारी चीज़ें बता सकती हूँ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें देखी होंगी, ठीक है, तब मैं बता रही हूँ। अदरवाइज आपको पता है कि सारी चीज़ें किताब में वो नहीं लिखा रहता जो हम आपको समझा पा रहे हैं।
किताब में तो बस सीधा-सीधा लिखा हुआ है। तो इसलिए थोड़ा-सा आप लोगों को भी ये सारी बातें ध्यान में रखनी है, चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, डज़न्ट मैटर। आप एक यूपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं, आप डीएम बनने वाले हैं, आईपीएस बनने वाले हैं, वहाँ पे ये नहीं होगा कि कौन किस लिंग से आता है, किसी भी लिंग से हो, आपको सारे काम सेम ही करने पड़ेंगे, ठीक है? इसलिए थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्या कैसे है, और ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं और हर एक मतलब टाइम पे हमें देखने को मिलती भी रहती हैं। तो ये चीज़ें हमें एन्जॉय भी करना चाहिए, देखना भी चाहिए। देन अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है कि राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। यानी कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए, यानी कि पार्टियां और उम्मीदवार दोनों ही, ठीक है, अपना समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। वही अभी जो हम बात कर चुके हैं कि आप यदि इसको सच्चे मातृ भक्त हो, लाइक करो तो तभी पता चलेगा, या 10 लोगों को शेयर करो, कुछ भी करो तब पता चलेगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, ऑनलाइन हमें सारी चीज़ें दिखानी पड़ती है, ठीक है? तो इसमें होता है, और यही राजनीति भी कर रही है, उकसाती है, और कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि हम बात करते हैं कि यहाँ पे सबको मत देने का अधिकार है, जो भी वयस्क नागरिक हैं। तो और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था में राजनीति दलों को विवश किया गया, मतलब कि विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा और नीचा माना जाता है, ठीक है, यानी कि छोटा और नीच माना जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि इसमें यदि हम बात करते हैं, तो जो अभी हम बात कर रहे थे कि इसमें जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग है, तो ये राजनीति का एक फंडा इन्हें समानता दिखाता है। वो फंडा कौन सा है? एक व्यक्ति एक मत, ठीक है, यानी कि चाहे वो मंत्री मिनिस्टर कुछ भी हो जाए, हर एक का वोट एक ही, वोट का जो वैल्यू है वो एक ही होगा। और इसी वजह से राजनीतिक पार्टियां के जो उम्मीदवार होते हैं, वो क्या करते हैं, जब इलेक्शन होता है तो हम पहले भी हालांकि बात कर चुके थे, यदि आपको याद हो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा चुनाव होता है, ठीक है, वो लोग उन्हें मजबूर कर दिया जाता है, यही ये व्यवस्था उन्हें मजबूर करती है। चुनाव में ही समानता देखने को मिलती है, और कहीं पे भी आपको समानता देख, जो समता के अधिकार की हम बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ चुनाव में ही आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब वो आते हैं बढ़िया सूट बूट में आएंगे, एक जा रहे हैं, ठीक है, सपोज मान के चलिए कि कोई भी, जो भी अभी हम जितनी भी जाति वर्ग की बात किए, कहीं पे बच्चा पड़ा हुआ है, ठीक है, मिट्टी में वो खेल रहा है, वो बच्चा मिट्टी में खेल रहा है, छोटा सा बच्चा है, मिट्टी में खेल रहा है, एकदम से धूल से सना हुआ है, ठीक है, मिट्टी उट्टी उसके मुंह में, गाल पे, सब जगह लगी हुई है, हाथ पैर में लगी हुई है, लेकिन वो नेताजी आते बच्चे को इतना प्यार से गोद में उठा के ना, मतलब उसको हक करते हैं कि कोई देख के ऐसा लगेगा कि नेताजी बहुत अच्छे हैं। अच्छे वो नहीं, उनकी मजबूरी उन्हें अच्छा बना रही है, इलेक्शन जीतने के बाद ही वो बताएंगे हम क्या हैं, क्योंकि समाज, आपको पता होना चाहिए कि नेता को नेता हम ही लोग बनाते हैं, ठीक है, वो मजबूर भी हो जाते हैं बेचारे करने के लिए, क्या करें। तो यहाँ पे इसमें बताया गया है कि एक वोट एक, या सार्वभौम वयस्क मताधिकार, या एक व्यक्ति एक वोट का जो व्यवस्था है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा जातिवाद वाला, ये जो राजनीतिक पार्टियां जो भी हैं ये करती हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है इसका, क्योंकि आपके वोट का जो वैल्यू है वो भी एक है। जो भी एससी एसटी कैटेगरी से आता हो, बहुत ही गरीब फैमिली से आता हो, बहुत ही काले रंग का हो, चाहे वो बहुत ही, हम बात करें तो अच्छा ना दिखता हो बिल्कुल भी, कुछ भी हो, विकलांग हो, किसी भी तरीके से हो, वहाँ पे कोई नहीं, सबके ही हाथ पैर आप जोड़ोगे, क्योंकि आप जितने महान हो उतने ही महान आज हम हैं, ठीक है। हमारी महानता हमें प्राउड तभी फील होता है जब इलेक्शन आता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लीडर हमारे सामने आके ना नतमस्तक होके कहते हैं, दीदी भैया मैडम जो भी है, हमें हमें ही जिताइएगा, हम आपके लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आपकी गरीबी, आपका सब कुछ दूर कर देंगे, सारे दुख दूर कर देंगे, और बाद में पता नहीं रहता कि यही दुख उत्पन्न करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, और यहाँ पे जातिवाद जो फैलता है, कहीं ना कहीं एक ये भी रीजन आप मान के, जो राजनीति वाले फैलाते हैं, ठीक है।
उसके बाद होता है कि राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार क्या होता है कि यह धारणा बन सकती है कि चुनाव जातियों का खेल है, कुछ और नहीं। यानी कि कई बार होता है कि चुनाव जातियों का खेल है, कुछ और नहीं है। यह बात सच नहीं। जरा इस मतलब इन चीज़ों पर गौर कीजिए। तो यहाँ पे यदि हम ऐसे ही कह दें कि जातियों का खेल है, तो ऐसा भी नहीं है। तो इसमें अब क्योंकि बहुत जागरूक हो गए हैं व्यक्ति, जो कि इलेक्शन जब अपना वोटिंग करने जाते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के करते हैं। जैसे आप जाओगे, हम जाएंगे, थोड़ा हमारा सोच आपका सोच थोड़ी अलग होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग अब जाति पे, धर्म पे और अलग जो दकियानूसी चीज़ें हैं उनको देख के वोट नहीं करेंगे। तो ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा बदलाव हो रहा है। तो हम नहीं कह सकते कि पूरा जाति का ही खेल है। बट हाँ, कहीं न कहीं एक ये बड़ा रीज़न है, ये हम ज़रूर कह सकते हैं, ठीक है? और देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है, ठीक है? और यहाँ पे एक और भी रीज़न है कि यहाँ पे जागरूक तो हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ एक ही जाति समुदाय इसमें इनको यदि वोटिंग करती भी है तो उससे इनका कुछ नहीं होने वाला। जब तक सारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब कई कैटेगरियों में बटे हुए हैं। बता तो रही हूँ, मतलब एक एसटी में ही चले जाओ आप तो देखने को मिलेगा, मतलब इतनी सारी जातियाँ उनके अंदर ही हैं। उनमें भी छुआ-छूत चल रहा। उनमें भी कुछ हाई क्वालिटी के हैं, कुछ लो क्वालिटी के हैं, कुछ और भी निम्न क्वालिटी के हैं। उनमें भी वो एक-दूसरे के घर में पानी भी नहीं पी रहे हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था, वो हैं ही एससी एसटी के, गवर्नमेंट उन्हें एक ही मान रही, लेकिन उनमें भी छुआ-छूत है। यदि हम बात करते सरकार से, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आप में से जो भी बिलोंग करते होंगे, आपको जो मैं बोल रही हूँ वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है? कि आप जिस भी कैटेगरी के हो, आप एससी एसटी ओबीसी में जो भी या अन्य पिछड़ा वर्ग में जो भी जातियाँ आती हैं, उनके अंदर भी कई सारी हैं, ठीक है? उनमें भी कोई उच्च क्वालिटी के होंगे, कोई निम्न क्वालिटी के होंगे, कोई उनसे भी निम्न क्वालिटी के होंगे। वो अपने अंदर-अंदर ही छुआ-छूत, यहाँ ब्राह्मण एससी एसटी से छुआ-छूत मान रहा है और वहाँ एससी एसटी अपने से ही छुआ-छूत मान रहे हैं, ठीक है? क्योंकि उनके अंदर भी कई उच्च है, कोई निम्न है। तो ये बहुत ही जो पहले से व्यवस्था चली आ रही, एक ही दिन में ये समाप्त होने वाली नहीं है। हालाँकि बहुत कुछ सुधार हो रहा है, धीरे-धीरे होगा और आने वाले कई सालों बरसों पहले, कई सालों बरसों बाद, ठीक है? फिर क्या होगा, हो सकता है कि जाति वगैरह का नामो-निशान ना रहे या पृथ्वी ही मिट जाए, क्योंकि हम जैसे होनहार अब जब आगे आने वाली पीढ़ियों का निर्माण करेंगे, तो इधर जब खुद पता नहीं है कि क्या जाति होती है, क्या व्यवस्था होती है, तो फिर आगे वाली पीढ़ी को हम क्या सिखाएँगे कि हमारी जाति क्या है, हमारी व्यवस्थाएँ क्या हैं। हम में से कुछ लोग किताब लिखेंगे, हम में से कुछ लोग नीति निर्माता होंगे, जो भी हैं। तो वहाँ पे फिर क्या होगा, व्यवस्थाएँ चेंज होती जाएँगी। ठीक है? अभी हम इतना तो कम से कम थोड़ा बहुत मान रहे हैं, क्योंकि हमें विरासत में ये चीज़ें मिली हुई हैं। यानी कि हमारे घर में या आपके घर में मम्मी-पापा के द्वारा या दादी के द्वारा हमें सिखाया गया है, ठीक है? हमें थोड़ा बहुत जानकारियाँ हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ कहीं न कहीं बहुत मतलब एक इतिहास के रूप में इसे पढ़ेंगी कि अच्छा-अच्छा पहले भी ऐसे, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। आप यहाँ पे समझिएगा कि आने वाले कई सालों बरसों बाद, मैं नहीं कह रही कि अभी 10 साल में ही हो जाएगा, कई सालों बरसों बाद, तो जैसे हम इतिहास पढ़ रहे हैं ना कि पहले इतने वर्ग में बाँटा जाता था, एक कुम्हार का लड़का सिर्फ़ मिट्टी के बर्तन बनाने का ही काम कर सकता था। तो ये सारी चीज़ें जो पढ़ते हैं तो पहले भी था कि हम मानेंगे, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बदलाव आता गया और आज हम यहाँ तक आ चुके हैं। बस हम इतिहास में पढ़ रहे हैं, पहले ऐसा होता था, अब नहीं हो रहा। आने वाली पीढ़ियाँ इतिहास में पढ़ेंगी कि ये सारी चीज़ें होती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो बदलाव होगा, धीरे-धीरे होगा। तो इसलिए बस करते रहना है, हमें भी उसमें थोड़ा बहुत अपना अच्छा सपोर्ट दे सके तो दे देना है। और उसके बाद अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट कि कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती है। और यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, तो जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उसी पार्टी के मतलब उसी पार्टी को वोट तो देते हैं। यानी कि यदि हम बात करें कि कभी-कभी बोला जाता है कि ये तो वोट बैंक है, कुछ ऐसे उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं वर्ड, तो समझ जाना चाहिए कि बस ये इन्हीं के जो भी हैं, मतलब इन्हीं का ही सारा कुछ इधर-उधर हेर-फेर चल रहा है, ठीक है? और उसके बाद है कि अगर किसी चुनाव क्षेत्र में
एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा है, तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे में क्या होता है कि कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं, तो किसी किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि सबको लगता है ना कि हम जीत जाएंगे या सब कुछ हमारा ही है, हम ही बड़े महान हैं। और पता चलेगा कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने इलाके का देखिएगा, मैं अपने इधर का बात कर रही हूँ जहाँ पे मैं रह रही हूँ हाल फिलहाल में। यहाँ पे जो भी नेक्स्ट पंचवर्षीय आई थी उसमें ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, ठीक है, यानी कि हमारे पंचायत का चुनाव होता है। पंचायत के चुनाव की मैं बात कर रही हूँ, एक गांव में जो सरपंच बनता है, ठीक है, उसका चुनाव होता है। और उस चुनाव में एक घर में 6 भाई थे, सगे भाई थे, यानी कि उस घर में 6 भाई थे वो लोग, और सगे भाई थे। और उन सगे भाइयों में से 6 में से 5 भाई इलेक्शन में खड़े थे, यानी कि 5 भाई एक ही घर से सरपंच के ब्राह्मण ही थे, जो भी उनकी कैटेगरी थी वो उसी कैटेगरी के थे। और वहाँ पे वो लोग क्या थे, एक ही घर के थे, एक ही माता पिता के संतान थे, 6 के 6 में से 5 लोग इलेक्शन में खड़े थे उसी घर के। अब आप समझ सकते हैं कि उन जब भाई भाई में आपके मतलब एकता नहीं है, आप सारे के सारे खड़े हो गए, आपको वोट कौन देगा। गांव वाले तो इतने भी बेवकूफ़ नहीं है जितना वो समझ रहे थे। उनको लगा कि चलो ठीक है, मेरा व्यवहार अलग है, उनका व्यवहार अलग है, उनका अलग है, तो इस तरीके से कर लेंगे। लेकिन ज़रा सोचिए कि एक खड़ा होता है, यदि एक भाई खड़ा होता है ना, 6 के 12, ठीक है, क्योंकि वाइफ ही उनकी वोटिंग करती, उनके कुछ बच्चे भी थे वो भी करते, तो तुम्हें काफ़ी सारी, उस एक ही व्यक्ति को यदि खड़ा होता तो वोट मिल सकती थी। उसके घर में ही वोटें काफ़ी सारी, मतलब 20-25 तो उसके घर में आप मिला के चलिए कि हो सकती थी, ठीक है। लेकिन अब 6 के 6 ही आप खड़े हो जा रहे हो, तो वहाँ पे तो एक-एक में बँट गए आप। और जब आप खुद एक-एक में बँट गए कि आपके घर में ही एकता नहीं है, बाहर वाले क्या खा-खा आपको जिताएँगे। भले ही आप बाहर वालों के लिए, क्योंकि आपके मुँह पे कोई नहीं कहेगा कि आप ऐसे हो, वैसे हो। कोई बहुत ही ताकतवर इंसान होगा जो कि मुँह पे सच्चाई बोलने की हिम्मत रखता होगा, नहीं तो आपके आगे तो मस्का तो सब लगाएँगे, क्योंकि आपसे उन्हें कुछ मिलना है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि एक ही जाति धर्म के खड़े हो जाते हैं कि हमारा ही वर्चस्व है, हम ही मिलाएंगे। तो ऐसी भी कभी कभी स्थितियां देखने को मिलती हैं, ये दुनिया है, यहाँ पे बहुत कुछ उल्टा होता है, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा नज़र दौड़ाते रहा करिए कि क्या कैसे होता है। देन उसके बाद अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों और विधायकों को अवसर, यानी कि इसमें क्या है, अक्सर हार का क्या करती है, इसमें यदि हम बात करें सामना करना पड़ता है। अगर जातियों और समुदायों की राजनीति पसंद एक ही होती है तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है कि स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण है, किंतु दूसरे कारक भी इतने ही असरदार होते हैं। मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं, अक्सर उससे ज़्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों से रखते हैं। और एक जाति या समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग होते हैं। एक ही समुदाय के लोग, अमीर और गरीब लोग, अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनावों पर अक्सर निर्णायक असर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही जाति समुदाय में ज़रूरी नहीं कि आप किसी एक जाति के हो तो हर एक इंसान गरीब होगा, अमीर होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपके घर में ही हम देखते हैं कि एक भाई बहुत अच्छा जॉब कर रहा है, बहुत अच्छी बिजनेस कर रहा है, एक भाई के पास कुछ नहीं है, तो हम घर पे ही, जब सामान नहीं है तो बाहर तो इम्पॉसिबल है सामान होना। देन उसके बाद है कि जाति के अंदर जाति, वाह ये वर्ड आ गया आज, ठीक है। जाति के अंदर जाति राजनीति, सॉरी, जाति के अंदर राजनीति है, लेकिन आप समझ के चलिए कि जाति के अंदर जाति है, ठीक है। तो अब इसमें बात करते हैं कि अभी तक हमने इसी चीज़ पर गौर किया है कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध होता है। राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर, जाति व्यवस्था यानी कि राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर, वाह अच्छा वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि राजनीति के अखाड़े में लाकर जातिगत पहचान को
प्रभावित करती है। इस तरह सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती, जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है। यह चीज़ अनेक रूप ले लेती है। देन उसके बाद है कि हर जाति खुद को बड़ा मानना चाहती है, बनाना चाहती है। सो पहले वह अपने समूह की जिन उपजातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है। चूंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती और इसलिए वह ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों को क्या करते हैं, वहाँ पे या समुदाय के साथ लेने की कोशिश करते हैं, यानी कि समुदाय को साथ लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि हम अकेले तो पहाड़ नहीं फोड़ सकते हैं, हमें कुछ लोगों की सहायता चाहिए। ठीक है। और उसके बाद है कि और इस तरह अनेक बीच संवाद और मोल तोल होता है। राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जैसे अगड़ा और पिछड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगला पिछड़ा आ गया। उसके बाद आता है कि इस प्रकार जाति राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाती है। यानी कि हमने समझ लिया कि सिर्फ राजनीति ही जाति में नहीं है भैया, यहाँ पे जाति भी राजनीति से ग्रसित है। ठीक है, दोनों का ही, चाहे आप इधर का कान पकड़ो चाहे उधर का कान पकड़ो, क्योंकि एक ही नहीं, एक का ही पूरा दोषारोपण नहीं है। समाज में राजनीति क्या है यार, हम ही इलेक्शन पे खड़े हो रहे हैं, समाज के एक मेंबर है, किसी भी जाति से हम आते होंगे तो हम ही, मतलब जाति राजनीति में, राजनीति जाति में घुला मिला है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है और क्या है कि एक तरह से यह चीजें दुनिया भर की राजनीति में चलती हैं। दुनिया भर की राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समूहों और समुदायों को गोलबंद करने का प्रयास करती हैं। कुछ खास जातियों में राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित है और कमजोर समुदायों के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी जगाने की गुंजाइश भी पैदा करती है। इस अर्थ में जाति जो हमारी जातिगत राजनीति ने दलित और पिछड़ी, ठीक है, जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा की है। अनेक पार्टियां और गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने, उनके साथ ज़्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने, उनके लिए जमीन जायदाद और अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। पर इसके साथ ही यह भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह हो सकता है। जैसा कि धर्म के मसले से स्पष्ट होता है, सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीतिक लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती है। इससे अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे ज़्यादा बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भी भटकता है। कई बार क्या होता है कि जातिवाद तनाव, टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा देती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार जो जाति है तनाव टकराव का भी और हिंसा का भी बढ़ावा देती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाएं जो है आपस में घुली मिली हैं। किसी पर्टिकुलर एक ही सेक्टर का हम दोषारोपण नहीं लगा सकते कि राजनीति ही सारा कुछ कर रही है, क्योंकि राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति तो एक वर्ड है यार, राजनीति हम कर रहे हैं। ठीक है, समाज में से कुछ लोग जाके वहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, हो सकता है कि उन कुछ लोगों में से आप भी शामिल हो सकते हो। तो इसमें ये कहना उचित नहीं है कि राजनीति हम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है और इसको थोड़ा सा आप लोग अपने से कर लीजिएगा। जो रंग भेद का है, रंग भेद हालांकि हम लोग समझ चुके हैं कि जिस जिस तरीके से मतलब ये रंग का मैटर होता है कि कैसे, तो इस मुल्क में पैदा होने की गलती करने वालों, ये कविता वगैरह जो भी लिखी है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद ये भी है, थोड़ा सा इसे भी आप लोग समझिएगा, जातिगत असमानता के बारे में क्या कैसे है, पढ़ लीजिएगा अपने से। ना समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं समझ में आया, तो मैं समझा दूंगी फिर। ठीक है, अब हम कल से अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और हाँ, सिर्फ और सिर्फ अभी यदि आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी आई होप कि बना चुके होंगे, और नहीं बनाए हैं तो बेहतर तरीके से जिनको भी जिसका भी एग्ज़ाम देना है उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करिए और उस हिसाब से अपनी तैयारी पे अपना ध्यान दीजिए। ठीक है, और कोई भी डाउट हो आपको अपनी स्टडी से लेकर या कि सब्जेक्ट से लेकर, जो भी हम पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड, या कि आपके पर्सनल डाउट, दैट मीन्स आपको
कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें कब कवर करनी है, कुछ भी मतलब जो भी समझ में जो भी बिगिनर हो उनके लिए हम हमेशा रेडी हैं, ठीक है? तो आप बिल्कुल ये भी बता सकते हैं और भी जो समस्याएँ हैं, थोड़ा अपनी उँगलियों को कष्ट देना पड़ेगा क्योंकि अब कॉल पे तो बात हो नहीं सकती है। इसलिए हम लोग जल्दी ही कोशिश कर रहे हैं कि लाइव आके पढ़ाएँ, तो वहाँ पे और भी डाउट क्लियर होंगे। बट अभी जब तक नहीं है, आप लोग क्या करिए कि जो भी आपसे हाँ, स्टडी से रिलेटेड डाउट हो, ठीक है? सब्जेक्ट के अलावा हमारे माइंड में बहुत सारे डाउट होते हैं, यूपीएससी का सिलेबस छोटा-सा नहीं है। उसमें से कुछ भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है, बेझिझक आप पूछ सकते हो, ठीक है? जिसका जो भी टारगेट है, किस तरीके से, क्या कैसे है, जब भी आपको समस्या हो, किसी भी तरीके से आप परेशान हो रहे हो, तो बिल्कुल हम आपके लिए हमेशा 24/7 आवर्स उपलब्ध हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको सारे सवालों का जवाब बखूबी दिया जाएगा, ठीक है? तो इसलिए डोंट वरी, बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, यूपीएससी अपने हाथ में ही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।